तो अपने आप में 9 जजों की बेंच के हिसाब से ये असंवैधानिक फैसला 5 जजों की बेंच ने दिया है। इसके लिए कुछ ना कुछ यूयू ललित साहब को तो मैं सजेशन दे सकता हूं, अगर वो मेरा सजेशन सुने तो वो प्रोटेस्ट में आज ही इस्तीफा दे दें। ये मैं एक सजेशन दे रहा हूं यूयू ललित साहब को, ताकि ये बात तय हो कि ये इतनी सीरियसली उन्होंने इस बात को लिया। एक ही दिन की तो बात है, आप वो प्रोटेस्ट में इस जजमेंट की इस्तीफा दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये मेरा ओपिनियन है। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आज हम एक अहम मुद्दे पर जुड़े हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पराचा सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। लेकिन इसी के साथ एक सवाल जो बार बार जहन में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को मिलने वाले आरक्षण को बरकरार रखा है, जिसमें 5 में से 3 जजों ने हाँ कहा है, 2 जज उससे असहमत थे। लेकिन जिस तरीके से इस याचिका को लगाकर ये बात कही गई थी कि संविधान के 103 संशोधन को का मजाक है, उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन आज वही याचिका को खारिज करके इस फैसले को वर्डिक्ट के रूप में बता दिया गया कि जो हमने कहा था वो अब हम लागू भी कर चुके हैं। और इसी पर पराचा सर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। तो सर, आज ये वर्डिक्ट आ चुका है ईडब्ल्यूएस पर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे तो इस बात में 1% भी शक और शुबा था ही नहीं कि, और 2 दिन पहले कि फैसला ऐसा ही आना है। 2 दिन पहले किरण रिजिजू साहब हैं जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के और दूसरे जजों के अपॉइंटमेंट में राजनीति होती है, और ये राजनीति सबसे ज्यादा होती है। देश में सबसे बड़ी राजनीति अगर कहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरे जजेस की अपॉइंटमेंट में होती है। अब राजनीति को आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में आजकल बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है। जो भी राजनीति में आता है तो लोग उसको बहुत ही गलत नजर से देखते हैं, यानी कि राजनीतिक करने वालों की इमेज जो है वो एक बहुत बुरे लोगों की हो चुकी है देश में। तो किरण रिजिजू साहब ने जजेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से ये बता दिया था कि ये देश के जो लोग जिससे बुरा समझते हैं वो काम सबसे ज्यादा राजनीति का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस और दूसरे जजेस की अपॉइंटमेंट में। तो वही राजनीति का परिणाम है ये जजमेंट। किरण रिजिजू साहब अगर सच कह रहे थे तो उसी राजनीति का परिणाम है ये जजमेंट। जजमेंट जो है ये देख लीजिए आप, एक अंग्रेजी की कहावत है, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उनकी बाकी सभी जजेस इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हालांकि वन अमंग्स द इक्वल होते हैं, मगर फिर भी पोस्ट की बुनियाद पे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने की बुनियाद पे, मास्टर ऑफ रोस्टर होने की बुनियाद पे चीफ जस्टिस साहब का एक बड़ा रुतबा होता ही है। हम लोगों ने बाबरी मस्जिद की जजमेंट में एक चीज देखी थी कि चीफ जस्टिस साहब ने एक पार्टी दी थी ताज होटल में अपने बाकी सारे 4 जजेस को बुला के। तो इससे ज्यादा मैं इस बारे में और क्या कहूंगा। तो चीफ जस्टिस साहब का एक रुतबा होता ही है, और टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो फैसला ये हुआ है। फैसला, अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो देख लें फैसले के। और इससे एक बुरी बात भी है, ये एक फैसला गलत भी है एक तरह से, और एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी फैसला है। तो मैं पहले अच्छी चीजें बताता हूं इस फैसले की। अच्छी चीज इसमें यह है कि ये जो प्रेजेंट मनुवादी सरकार, डायरेक्ट मनुवादी सरकार आई थी, इससे पहले भी मनुवादी मानसिकता से ग्रसित सरकारें आती रही हैं, उसने एक ऐलान किया जो हम लोग बार बार कहते हैं ना, उस पर एंडोर्समेंट करके। मैं क्या कहता हूं और अम्बेडकरवादी क्या कहते हैं, इस देश में 2 ही वाद हैं, 2 ही ग्रुप्स हैं, एक अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवादी, और दूसरी तरफ मनुवाद और मनुवादी।
तो सरकार ने इस बात पे ऑफिशियल मोहर लगाई कि ये बात हमारी हाँ सही है। दो ग्रुप्स होते हैं, एक मनुवादी जो अपने आप को स्वर्ण कहना चाहते हैं, उनको सरकार ने गरीबी की बुनियाद पे रिजर्वेशन दी और ये कहा कि इनके अलावा कोई भी गरीब हो ही नहीं सकता, भले ही उसके पास खाने तक के पैसे ना हो। यही कहा सरकार ने। और मैं इस बात से खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे मोहर लगा दी। तो एक बात तो अब साफ हो गई, देश में दो ग्रुप्स हैं क्लियर कट, एक मनुवादी मानसिकता के जो अपने आप को स्वर्ण कहना चाहते हैं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर मैं साफ लफ्जों में कहूं, और बाकी सब अंबेडकरवादी जो नहीं होते और उनको गरीब नहीं माना जाएगा क्योंकि वो चीज ही अलग होते हैं, ये चीज अलग होते हैं और वो चीज अलग होते हैं। ये एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो लाइन एकदम बिल्कुल गहरी साफ तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है मेरी नजर से। दूसरी जो अच्छी खबर ये है कि ये जो लाइन तय हो गई और इससे क्लियर हो गई ये बात कि गरीबी मैटर ही नहीं करती, कास्ट मैटर करती है, सिर्फ वर्ण व्यवस्था मैटर करती है बस आइडेंटिफिकेशन के लिए, ग्रुपों की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लास की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि बाबा साहब ने संविधान में क्लास के रूप में ही रिजर्वेशन करने के लिए कहा था। तो दो क्लासेस हो गई हैं देश में, एक मनुवादी और एक अंबेडकरवादी, एक सवर्ण और एक अवर्ण, और ये बातें तय हो गई। तो इसमें आते हैं एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी। तो अब और इनका हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने, जो अच्छी खबर है वो ये है कि तय कर दिया 10%। मनुवादियों का हिस्सा देश में 10% तय हो गया। लेकिन हम लोग क्योंकि अंबेडकरवादी हैं, हम इंसाफ पसंद हैं, सच्चाई पसंद है, तो हम ये कहते हैं कि ये फैसला कम है 10% का, हम इन्हें 1 से 1.5% और देना चाहते हैं। क्योंकि इनकी संख्या जो करीब 11.5 से 11% या 12% है, जो एक्चुअल संख्या है, उसमें 2.5-3% ब्राह्मण समुदाय के लोग आते हैं, उनको 2.5-3% मिलना चाहिए। उसके बाद 3% के करीब या 4% के करीब जो क्षत्रिय समाज के लोग आते हैं उनको मिलना चाहिए, और बाकी 4-4.5% जो भी बचता है वो वैश्य समाज को मिलना चाहिए। तो वो 10% से ज्यादा होता है, तो हम लोग उनको 1-1.5% और देंगे। उसके अलावा कुछ नहीं, जमीन के नीचे से लेकर और आसमान की ऊंचाइयों तक भारत में जो भी संपदाएं हैं, जो भी नौकरियां हैं, जो भी बिजनेस है, जो भी खनिज पदार्थ है, जो भी जमीन है, उस पे 11-11.5% यानी कि 1-1.5% और इनको मिलना चाहिए। ये हमारा कहना है, हम इंसाफ पसंद लोग हैं। उसके अलावा बाकी सब, जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से, चाहे तो धार्मिक ग्रुप हो या कास्ट के ग्रुप हो, संख्या के हिसाब से सब कास्ट, और जो मजहब में भी, यहां तो मुसलमानों में भी अब ग्रुप्स है ना अलग अलग, तो ग्रुप्स के हिसाब से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वो सब उनकी संख्या के हिसाब से। यही देश का न्याय है। और 1% भी ज्यादा नहीं चाहिए हमें, और 1% भी ज्यादा लेने नहीं देंगे हम स्वर्ण लोगों को, यानी कि मनुवादी मानसिकता के लोगों को। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने जो तय किया है, इसके लिए भी ये एक अच्छी खबर है। अब इसको अमल करने के लिए एक जो 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ था, SC/ST एक्ट को जो डाइल्यूट किया गया था, वैसा एक बड़ा आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी अच्छी खबर यह है कि जो इंदिरा साहनी की कैप लगाई हुई थी, इंदिरा साहनी का जो हाईएस्ट रिजर्वेशन की कैटेगरी एक तय कर रखी थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती 9 जजेस की बेंच ने ये तय किया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना जो है गैर संवैधानिक होगा। तो वो जो बंदिश थी, वो बंदिश हटा ली है। ये तीसरी अच्छी खबर है। अब 100% रिजर्वेशन की जो रास्ता एकदम साफ हो गया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का रास्ता एकदम साफ हो गया है। ये जनगणना होनी चाहिए, जाति के आधार पर और क्लास के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसको मिलनी चाहिए। इसका कानूनी रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है।
बिल्कुल सर, इसमें अब मैं आपको बुरी बुरी बात बता देता हूँ, जी 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 जो इस जजमेंट की बुराई है, जो हमें क्रिटिसिज्म करना चाहिए। इस जजमेंट ने भारत की न्यायिक व्यवस्था पे, जो बाबरी मस्जिद के बाद जो रिजर्वेशन के खिलाफ जितनी भी जजमेंट्स आती रही, आपने देखा है ना रिजर्वेशन के खिलाफ कितनी सारी जजमेंट, 9 जजेस, इंदिरा साहनी और वगैरह वगैरह, जितनी भी जजमेंट्स आती रही वो सब रिजर्वेशन के खिलाफ आई। उसको उसकी नजर से, उसकी रूह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास करके एक ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक तरह के लोगों के लिए एक तरह की जजमेंट आती है और दूसरे तरह के लोगों के लिए दूसरी जजमेंट आती है। अपने सारे तय किए गए पैमाने जो रिजर्वेशन के खिलाफ थे, उसके खिलाफ जाकर ये 10% की रिजर्वेशन स्वर्ण समाज के लिए की है। ये पूरी दुनिया में, इससे भारत का नाम कम होगा, भारत की न्यायिक व्यवस्था का नाम कम होगा। ये एक इसकी नेगेटिव पॉइंट है इस जजमेंट का। बहुत ही दुख के साथ मुझे कह रहा है कि ये कहना पड़ रहा है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था का नाम जो है बहुत इससे गिरेगा, कमजोर होगा, क्योंकि एक तरफ तो वो सारी जजमेंट्स हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ थी और ये एक जजमेंट रिजर्वेशन के फेवर में आई है, अपनी ही 9 जजेस की बेंच के खिलाफ जाके 50% का बैरियर क्रॉस कर। सर, इसमें एक सवाल जो राजनीतिकरण के साथ दिखाई देता है कि आरक्षण के खिलाफ सबसे पहले अपनी आवाज को बुलंद करने वाली भाजपा थी और फिर इस तरह का फैसला सवर्णों को 10% का खुद आरक्षण देके उसे न्यायपालिका पहुंचाकर आज मोहर भी लगवा दी। ये बात साफ है। लेकिन जब पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात आती है तो ये सत्ता का ही खिलाफ दिखाई देती है, और जब हिंदू खतरे में है बोलकर बात करते हैं तो अब गरीब सवर्णों को खोज लाए हैं 10% आरक्षण देने के लिए। कहीं कथनी और करनी में इनकी आपको बदलाव नहीं नजर आ रहा सर? क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही थी तब तक इनकी रोटियां अच्छी सिक रही थी, लेकिन अब जब इस तरह का साफ तौर पर वर्डिक्ट आ चुका है तो कहीं आपको नहीं लगता कि अब आरक्षण के जरिए ही ये अपनी नैया पार कराने के लिए इस वर्डिक्ट को आज पूरी इसे लागू करा दिया गया है? देखिए, ये तो एक चौथी अच्छी खबर बताई है ना आपने कि मनुवादियों ने, आरएसएस ने ये हिंदू की डेफिनेशन क्लियर कर दी कि वो हिंदू किसे कह रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो अपने आप को सो कॉल्ड स्वर्ण बताते हैं। आज ये प्रधानमंत्री जी की बात पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा के एक बात तय हो गई ना कि हिंदू कौन है, जिसको आरएसएस भले ही अपने मन में कोई भी कुछ समझता रहे, लेकिन आरएसएस की नजर में, भारत के प्रधानमंत्री की नजर में, बीजेपी की नजर में, मनुवादियों की नजर में हिंदू होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके अलावा कोई नहीं। ये उन्होंने इस पे मोहर लगा दी। तो अपने आप को कौन हिंदू है कौन नहीं है वो अब क्रिस्टल क्लियर हो गया, साफ हो गया। और ये भी भाजपा ने, मैं उनका एहसानमंद हूं, प्रधानमंत्री जी का भी और आरएसएस का और बीजेपी का, कि चाहे तो गलती ही कर गए वो, ये काम उनसे भूल ही हो गई, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही ख्याल रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति ही लागू करानी है। बाकी किसी का कोई अधिकार नहीं होता। भले ही वो गरीब हो, हम उसे गरीब नहीं मानेंगे। भले ही वो पिछड़ा हो, हम उसे पिछड़ा नहीं मानेंगे। कब? जब कुछ देने की बात है। हाँ, अगर किसी को हीन दृष्टि से देखना है, किसी के हक छीनने हैं, तो हम उसे शेड्यूल कास्ट मानेंगे, हम उसे अवर्ण मानेंगे, हम उसे नीची और नीची जाति मानेंगे और अपने आप को ऊंची जाति मानेंगे। ये उन्होंने एकदम, मेरे ख्याल से तो उनसे गलती हो गई, लेकिन उन्होंने ये गलती कर दी और हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हिंदू शब्द की डेफिनेशन बिल्कुल साफ कर दी। बाकी किसी को वो हिंदू नहीं मानते, नहीं समझते। तो एक तो ये धन्यवाद करने का विषय है ही, जिसमें हमें धन्यवाद करना चाहिए। सर, इसी के साथ साथ जब जस्टिस यूयू ललित की बात आती है तो हम तमाम एक पैटर्न देख रहे हैं। उन पैटर्न्स में वो जिस तरह का अब
के फैसले देते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं और कहीं ना कहीं हम उन्हें एक पर्टिकुलरली चीजों के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन इस फैसले में जो अलग है वो ये है कि वो 3 और 5 को लेकर, 3 और 2 को लेकर जो पूरा का पूरा बेंच पर सवाल उठ रहा है, उसमें यह है कि असहमति में अगर किसी का नाम है तो यो ललित जी का है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा खेल है जिसे आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। नहीं, जस्टिस भट्ट साहब ने भी डिसेंट दिया और बहुत मजबूत डिसेंट दी। यूयू ललित साहब से भी ज्यादा बढ़िया डिसेंट अगर किसी ने दिए तो वो भट्ट साहब ने दिए, ऐसा मेरा मानना है, जो मैंने अभी लाइव ब्लॉग वगैरह पे उनके कमेंट सुने। तो मगर बात बुनियादी यही है, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। और इसके लिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, यूयू ललित साहब तो बड़े आदमी हैं, चीफ जस्टिस हैं अभी तक भारत देश के, और अभी 8 तारीख तक रहेंगे। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, ये यूयू ललित साहब के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये मनुवादी मानसिकता की बेसिक सोच है। येन केन प्रकारेण और साम दाम दंड भेद, कुछ भी प्रयोग करके अपना काम निकालना चाहिए। 9 जजों की जजमेंट को ओवर रूल 5 जजों की बेंच ने कर दी। अब इसको कितना भी शुगर कोट कर लें आप, कितना भी इसको एक्सप्लेन कर लें आप, लेकिन ये एक्सप्लेन होने वाली चीज नहीं है। इस बात को कितना भी एक्सप्लेन कर लें आप कि गरीबी का पैमाना कास्ट से नहीं होता, कितना भी एक्सप्लेन कर लें आप, गरीबी का पैमाना किसी और चीज से नहीं होता। गरीबी का पैमाना सिर्फ उस परिवार की या उस ग्रुप की या उस क्लास की फाइनेंशियल कैपेसिटी से होता है। लेकिन फिर भी इसको लिख दिया गया और इसको भारत देश का कानून बना दिया गया। इससे ज्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार की जजमेंट पास हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से, बावजूद 9 जजों की इंदिरा साहनी बेंच की 9 जजों की बेंच जो इंदिरा साहनी ने की थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो ही नहीं सकती, वो गैर संवैधानिक होगी। तो अपने आप में 9 जजों की बेंच के हिसाब से ये असंवैधानिक फैसला 5 जजों की बेंच ने दिया है। इसके लिए कुछ ना कुछ यूयू ललित साहब को तो मैं सजेशन दे सकता हूं, अगर वो मेरा सजेशन सुने तो वो प्रोटेस्ट में आज ही इस्तीफा दे दें। ये मैं एक सजेशन दे रहा हूं यूयू ललित साहब को, ताकि ये बात तय हो कि ये इतनी सीरियसली उन्होंने इस बात को लिया। एक ही दिन की तो बात है, आप वो प्रोटेस्ट में इस जजमेंट की इस्तीफा दे दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये मेरा ओपिनियन है कि ये इतनी खराब 3 जजेस ने जजमेंट पास की है, इसलिए मैं अपनी एक दिन की चीफ जस्टिसशिप छोड़ रहा हूं। ये एक मेरा सजेशन है, अगर वो कंसिडर करें। बाकी जनता देश की मालिक है, वो खुद समझदार। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अब सड़कों पर उतरने का वक्त है, क्योंकि आरक्षण को लेकर जिस तरह की मोनोपोली चलती रही, आज उसका एक नमूना हम लोगों के सामने आ भी चुका है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, और अब जब सड़कों पर उतरने की बारी है तो आपकी क्या तैयारी है और आप तमाम आवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग आरक्षण के खिलाफ होने का ढोंग कर रहे थे कि आरक्षण से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आरक्षण से ये हो जाता है, आरक्षण से मीडियोक्रिटी आ जाती है, ये सब जो कह रहे थे, आज वही सब आरक्षण की तारीफ कर रहे हैं। यानी कि झूठ बोलना इनका सबसे बड़ा हथियार है। मैं शुरू से कहता रहा, मनुवादियों का सबसे बड़ा हथियार है झूठ, धोखा, छल, फरेब। आज वही आरक्षण अच्छा हो गया, उसके लिए अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। तो इनकी किसी भी बात पे भरोसा करना धोखा खाना है। ये झूठ ही बोलेंगे, ये सच कभी बोल नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। मैं अपने देश के सभी SC ST OBC माइनॉरिटीज के लीडर से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये 100% रिजर्वेशन लेने का, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी लेने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक सुनहरी अवसर आया है। हम सबको सड़क पे उतरना चाहिए। मैं अपने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन संस्था के तरफ से गुजारिश करता हूं
कि इसमें पीसफुल प्रोटेस्ट सब मिलके करें और 90% या 88.5% हिस्सा 88.5% लोगों को दिलवाएं। और मैं तो ये भी कहूंगा, आंदोलन इस बात का होना चाहिए कि जब आप सुप्रीम कोर्ट ने ही तय कर दिया है कि सवर्णों का हिस्सा सिर्फ 10% है, तो बाकी सभी जगहों से सवर्णों को हटाया जाए और तुरंत प्रभाव से सभी जगह जो हम SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनको बिठाया जाए। ये भी तुरंत प्रभाव से इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। उसके लिए मैं आज से ही सभी लोगों से आपके माध्यम से भी गुजारिश कर रहा हूं और पर्सनली भी सबको अप्रोच करूंगा और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और जो इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा उससे भी, उसकी भी छवि, उसकी शक्ल और उसकी आत्मा और उस क्या वो अंबेडकरवादी है या मनुवादी है, ये तय हो जाएगा। ये अब जो कहते हैं ना, एक जो कसौटी है, ये लिटमस टेस्ट है, कौन अंबेडकरवादी है और कौन मनुवादी है, ये लाइन खींच के आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। ये भी हम लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि अंबेडकरवादियों को मनुवादियों से अलग कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एकदम सीधी दीवार खींच दी बीच में। तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और हमें एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अब कोई दूसरा इशू मेरे ख्याल से सब पीछे रह गए। अब 100% रिजर्वेशन का इशू, एक इशू रह गया है जिसको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। पूरी ताकत लगा के इसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे, बाकी सब लोग जो जो आना चाहे इसमें ज्वाइन करें।